चलिए देखते हैं आज हम लोग जो भारत की जलवायु है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि मानसून होता क्या है। ठीक है, तो वे पवनें जो ऋतु क्रम में दिशा परिवर्तन करती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। ठीक है, और क्या डेल्टा किससे कहते हैं, तो नदी मुहाने की भूमि को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। सबसे पहले मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मौसम नाम अरब शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मानसून होता है। ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मानसून होता है। उसके बाद हम ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई के बारे में समझते हैं। तो किसी वस्तु और बिंदु की समुद्र तल या भूमि तल से जो ऊंचाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, अगला इसमें है कि जलवायु किसे कहते हैं। ठीक है, तो जलवायु क्या किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो किसी विशेष स्थान पर एक लंबे समय तक बनी मौसम की एक जैसी दशा को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो जलवायु मतलब एक प्रकार से ये भी समझ सकते हो कि जैसे कोई विशेष स्थान रहता है जहाँ पर एक लंबे समय तक उसके क्या मौसम बना रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं ठंड का कोई प्रदेश है या देश है तो वहाँ पर क्या है, ठंडी हमेशा रहती है। ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं कि मौसम एक ही जैसी दशा में जो होता है उसे क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। ठीक, ऋतुएं क्या कहती हैं, ऋतुएं किसे कहते हैं, तो वर्ष का वसंत, ग्रीष्म, शीत तथा वर्ष काल में विभाजन होता है। तो ऋतुएं जो होती है देखो विभाजन होता है। विभाजन मतलब ऐसे समझो जैसे बसंत ऋतु आता है, ठीक है, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आता है, गर्मी का समय आता है, शीत ऋतु आता है, ठीक है, ठंडी का समय आता है, ठीक है, और वर्ष काल आता है। वर्ष काल मतलब एक जिस समय वर्षाएं होती हैं। ठीक, आगे इसमें और आपका क्या है, वर्षण मतलब होता है भूमि पर गिरने वाली वर्षा या ओले। ठीक है, वर्षा या ओले होते हैं ना, ओले जो होते हैं छोटे छोटे जो क्या करते हैं, भूमि पर गिरते हैं। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश कौन से हैं, तो पठार या पर्वत या पठार की बाधा के विमुख ढाल जहाँ उतरी हुई आर्द्र पवनें वर्षा नहीं कर पाती उन्हें क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं मौसम तथा जलवायु दोनों ही शब्द वायुमंडल की दशा को बताते हैं। जो मौसम होता है और जो जलवायु होता है वो क्या बताते हैं, वायुमंडल की दशा को बताते हैं। ठीक है, जो हमारा वायुमंडल है उसकी दशाओं को बताते हैं, परंतु फिर भी इन दोनों में कुछ अंतर है। आप जानते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान प्रतिदिन लगाया जाता है। वास्तव में प्रतिदिन वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को ही मौसम कहते हैं। देखिए आप लोग जानते हैं कि जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है कि जैसे आने वाले समय में बारिश कब होगी, आने वाले समय में ठंड अधिक पड़ेगी या गर्मी क्या रहेगी, तो ये सब चीज़ें पूर्वानुमान लगाया जाता है। वह पूर्वानुमान जो लगाया जाता है वो वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन से ना, वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है उसी के द्वारा ही हम लोग पूर्वानुमान लगाते हैं कि मौसम कैसा रहेगा आने वाले समय में। मौसम समय समय पर बदलता रहता है। इसके अंतर्गत तापमान, आर्द्रता, गर्मी तथा वर्षा में परिवर्तन आते हैं। अब जैसे मौसम क्या होता है, समय समय पर बदलता रहता है। ठीक है, जैसे अभी आज ही देखो अभी का मौसम क्या है, बदल चुका है ना, हवाएं बह रही हैं हल्का हल्का, उसके बाद धूप भी निकली हुई है। तो मौसम क्या होता है कि वो आर्द्रता, तापमान और गर्मी में क्या होता है, वो परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, मौसम एक निश्चित समय तक होता है, चाहे वह शुष्क हो, आर्द्र हो या हवादार हो। ठीक है, ये मतलब एक निश्चित समय तक होता है या एक लंबी समय अवधि के बाद मौसम की औसत स्थिति क्या कहलाती है, जलवायु होती है। मतलब जब वह मौसम जैसे एक लंबी अवधि के लिए हो, मतलब लगातार हो, तब वहाँ पर क्या हो जाता है, वह औसत स्थिति क्या हो जाती है, जलवायु हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे समझते हैं कि किसी एक निश्चित स्थान का तापमान लगातार अधिक होता है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। इस प्रकार यदि किसी स्थान का तापमान लगातार कम है तो हम कहेंगे कि वहाँ की जलवायु क्या है, ठंडी है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें बताया गया कि कहीं पर मान लीजिए किसी स्थान की जलवायु क्या है, लगातार गर्म है, तो उस स्थान पर क्या बोलेंगे, हाँ, लगातार क्या है, तापमान अधिक है, तब हम कहेंगे कि उस स्थान की जलवायु क्या है, गर्म है। अगर तापमान अधिक रहेगा जलवायु क्या है, उस स्थान का गर्म है। इसी प्रकार यदि किसी स्थान का तापमान लगातार कम है तो हम कहेंगे कि वह स्थान क्या है, जलवायु क्या है, ठंडी है। ठीक, इसी तरह कुछ स्थानों में आर्द्र तथा कुछ स्थानों में जलवायु शुष्क होती है। मतलब कहीं पर आर्द्र होती हैं और कहीं पर क्या होती है, शुष्क जलवायु होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि भारत की जलवायु प्रायः मानसूनी जलवायु कहलाती है क्योंकि यहाँ पर विविध प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। जो हमारे भारत देश की जलवायु हैं वो प्रायः क्या है, मानसूनी जलवायु है, क्योंकि यहाँ पर विविध प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। आप लोग देखते हैं ना, आप लोग देखते हैं कि गर्मी भी पड़ती है, ठंडी भी पड़ती है, बारिश भी होती है ना। तो भारत की जो जलवायु है वो क्या है, विविध प्रकार की। विविध मतलब होता है कई प्रकार की जलवायु है। अब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ घटक हैं, मतलब कौन कौन से जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। पहला है कि तापमान,
तापमान जो होता है, पवनें जो होती हैं, हवाएं जो चलती हैं, ऊंचाई होता है और किसी भी निश्चित स्थान या क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करते हैं तथा तापमान एवं वर्ष जलवायु के 2 प्रमुख तत्व होते हैं। देश में इन दोनों तत्वों का विवरण बहुत आसान है, जिनके लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। तो इसमें बता रहा है कि जो भारत की जलवायु है उनको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका पहला है जैष्ठ स्ट्रीम। जैष्ठ स्ट्रीम क्या है? जैष्ठ स्ट्रीम शरद ऋतु में उत्तरी मैदान में एक संकरे भाग पर बहने वाली वायु की धाराएं या बहाव होता है। ये पवन धाराएं भारत के उत्तरी क्षेत्र में निम्न दबाव का क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। जैसे कि आप पहले ही जानते हैं कि पवन हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले की ओर बहती है। देखिए, पवन हमेशा जो भी बहता है वो उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहता है। ठीक है, जो पवन बहता है वो हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहता है। गर्मी में हिंद महासागर में बहने वाली हवाएं उत्तरी मैदानी में पहुंचती हैं। देखो, गर्मियों के जो समय होता है उसमें जो हिंद महासागर से जो हवाएं बहती हैं वो उत्तरी मैदान में पहुंचती हैं। यानी कि अभी पवन के बारे में बताया ना कि हमेशा क्या करती हैं, उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या कारण हो सकता है भारत की जलवायु प्रभावित करने के लिए? तो समुद्र तल की ऊंचाई। तो समुद्र से किसी स्थान की ऊंचाई का प्रभाव वहाँ के तापक्रम को प्रभावित करता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इसलिए शिमला, श्रीनगर, दार्जिलिंग, ऊटी जैसे पर्वतीय शहर मैदानी शहर की अपेक्षा ज़्यादा ठंड पड़ती है। पर्वत और पहाड़ियाँ केवल ताप विवरण को ही प्रभावित नहीं करते, वरन वर्षा को भी प्रभावित करते हैं। तो जो समुद्र की ऊंचाइयाँ होती हैं, इससे जो जलवायु होता है, जो मानसून होता है, उस पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसे आप देखेंगे जो श्रीनगर होता है, शिमला होता है, दार्जिलिंग है, ऊटी है, ये ऐसे जो पर्वतीय जो शहर हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, अपेक्षा ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, आगे इसमें क्या है, समुद्र से दूरी। तो समुद्र से दूरी का भी प्रभाव पड़ता है। तो तटीय क्षेत्र में समुद्र के ताप पर सम प्रभाव पड़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि तटीय क्षेत्रों पर विभिन्न मौसम के ताप के विभिन्न परिवर्तन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। इसके विपरीत आंतरिक भागों में जो भाग समुद्र से दूर स्थित हैं, वहाँ पर गर्मी और शीत ऋतु में तापक्रम क्रमशः ज़्यादा व कम महसूस होता है। मतलब जो समुद्र से दूर स्थिति पर रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि ऋतुएं जो होती हैं कहीं पर कम होता है और कहीं पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए जो चेन्नई के समुद्र तट पर स्थित होने के कारण तापांतर दिल्ली के तापांतर में बहुत अधिक कम होता है। ठीक है, ये चेन्नई जो बताया गया है और दिल्ली के ताप में अंतर के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र जो होता है, पर्वतीय क्षेत्र के बारे में समझते हैं। तो ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। हमेशा आप ध्यान देंगे, जब ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है। उच्च स्थानों पर हमेशा तापमान ठंडा रहता है। जहाँ जो उच्च स्थान होता है वहाँ पर तापमान हमेशा क्या होता है, ठंड रहता है। यही कारण है कि दक्षिण भारत के भूमध्य रेखा के नज़दीक होने के बावजूद भी इसमें कई ऐसे पर्वतीय स्मरणीय स्थल है जहाँ की गर्मियों में भी ठंडा तापमान रहता है। हिमालय के कई पर्वतों में तापमान बहुत कम रहता है, परंतु उत्तरी मैदान में गर्मियों में बहुत गर्म रहता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि पर्वतीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। अगला इसमें है कि मौसमी वर्षा। मौसमी वर्षा क्या है? यदि हम ग्लोब में देखें तो पता चलता है कि ग्लोब में भारत की स्थिति लगभग मध्य भाग में है। ठीक है, पृथ्वी हमेशा परिक्रमण के कारण उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से पवनों को उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्थापन करती हैं, परंतु दक्षिण उत्तर ध्रुव से पवनें दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हैं। भूमध्य रेखा को पार करने के बाद यह दक्षिण पूर्व दिशा में विस्थापित करना प्रारंभ कर देती हैं। इस भिन्नता की जांच आप स्वयं शीत एवं वर्षा ऋतु के मानचित्र में पवनों के बहाव के रूप में देख सकते हैं। तो इसमें बताया कि जो मौसमी वर्षा होता है, जैसे ग्लोब जो है, जो भारत अपना है, वो क्या है, ग्लोब के लगभग देखेंगे मध्य में स्थित है। ठीक है ना, मध्य मतलब लगभग बीचों बीच में। ठीक है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। आगे इसमें मानचित्र में भी देखिए, मानचित्र में देखेंगे सबसे ऊपर देखेंगे आपका श्रीनगर है मानचित्र में, उसके बाद शिमला है, चंडीगढ़ है, पाकिस्तान है। तो इसमें देखिए निम्न दाब वाले और क्या कहते हैं, जो देखिए दक्षिण से जो मानसून चल रहे हैं वो तीर निशान देखिए दर्शाया गया है। ठीक है, और इसमें हिंद महासागर हो गया, ये सभी इसमें पूरा मानचित्र में दिखाया गया है। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। अगला इसमें हम लोग देखते हैं कि जलवायु की भिन्नता क्या है, मतलब जलवायु में भिन्नताएं क्या है। तो यद्यपि भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी है, तो भी उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम में यात्रा करते समय क्षेत्रीयता के कारण जलवायु परिवर्तित होती रहती है। मतलब इसमें बता रहा है कि जलवायु मानसूनी होती है, लेकिन जब आप उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम में आप यात्रा करने के लिए जब आप निकलेंगे, तब वहाँ पर जलवायु में आपको परिवर्तन होती रहती है, मतलब आपको परिवर्तन महसूस होगा। आगे क्या है कि वर्षा की मात्रा दक्षिण की उत्तर की ओर तथा पूरब से पश्चिम की ओर समानता घटती जाती है। देश तथा उत्तर पूर्वी भाग उत्तर पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक आर्द्रता होती है, और दक्षिण स्थित में आपके दक्षिण में जाएंगे, जैसे केरल हो जाएगा, उत्तर में स्थित राजस्थान हो जाएगा, और गुजरात की अपेक्षा अधिक वर्षावन प्राप्त करता है।
ठीक है। आगे हम देखते हैं ऋतु चक्र क्या होता है। ठीक, तो हमारे देश में प्रमुख रूप से 4 मौसम होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, दूसरा आपका गर्मी हो जाएगा, तीसरा आपका वर्षा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा लटकते हुए मानसून का मौसम, मतलब जो शरद ऋतु बोला जाता है। ठीक, जो शरद ऋतु बोला जाता है उसे बोलते हैं लटकते हुए मानसून का मौसम बोला जाता है। अब सबसे पहले शीत ऋतु समझते हैं। शीत ऋतु क्या होता है, तो भारत में शीत ऋतु दिसंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहता है। जो ठंडी रहती है आप लोग देखते हैं कि दिसंबर से आरंभ हो जाता है और वो फरवरी तक रहती है। दिसंबर तथा जनवरी वर्ष सबसे ठंड माह होते हैं। समानतः दक्षिण से उत्तर की ओर ताप घटता जाता है और प्रायद्वीपीय भारत बिल्कुल गर्म रहता है, जहाँ पर ताप लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो उत्तरी भारत के औसत का लगभग है। ठीक है, ये बता रहा है, शीत ऋतु का बता रहा है। ठीक है, बाकी इसमें मानचित्र में भी बताया गया था। अगला इसमें देखते हैं क्या कह रहा है कि सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस से तक रहते हैं, जिनके विपरीत उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र सबसे ठंडे रहते हैं, जिनका तापमान कभी कभी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी चला जाता है, जिसको माइनस में बोलते हैं। चूंकि तापमान तथा वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, इसलिए उत्तर पश्चिम भारत में निम्नलिखित तापमानों के कारण उच्च वायुदाब उत्पन्न होता है, जबकि निकटवर्ती समुद्र में ताप के कारण निम्न दाब वायुदाब उत्पन्न होता है। ठीक है, अब दूसरा इसमें देखते हैं आपका है कि गर्मी ऋतु। ठीक है, अभी शीत ऋतु आपने पढ़ लिया है, अब गर्मी ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। तो यह ऋतु मार्च से प्रारंभ होकर मई तक चलता है। जो गर्मी का महीना है ना, मार्च से प्रारंभ होता है और कब तक चलता है, मई तक चलता है। तो इस मौसम की विशेषता सूखी गर्मी है, जो उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में पहले शुरू होती है। अप्रैल और मई के महीने में मध्य भारत का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। मई में उच्चतम तापमान राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि में रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। असहनीय गर्म शुष्क पवनों को लू कहते हैं, जो उत्तर पश्चिम से मैदानों से दक्षिण के समय भी चलती हैं। उच्च ताप के कारण ये देश के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न दाब हो जाता है। इस समय मंद वर्षा के साथ स्थानीय तूफान भी आते हैं। ठीक है, ये गर्मी ऋतु के बारे में बताया गया। अगला है आपका वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु का मौसम जून से प्रारंभ होकर दिसंबर सप्ताह में होता है। इस ऋतु को हम आगे बढ़ते मानसून की ऋतु या दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु के नाम से भी जाना जाता है। इस ऋतु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह भारत में कुल वर्षों का 90% हिस्सा ही इसी मौसम में देखने को मिलता है। इस ऋतु में हमारे देश के पश्चिम एवं पूर्वी भारत जैसे अधिक वर्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आप देखेंगे पश्चिम तटवर्ती क्षेत्र में स्थित जैसे आपका केरल राज्य में सबसे पहले मानसून वर्षा पहुंचती है। ठीक है, तो सबसे पहले मानसूनी वर्षा कहाँ पहुंचती है, केरल राज्य में पहुंचती है। मानसूनी वर्षा पहुंचती है, साथ ही यहाँ पर अंतिम वर्षा भी होती है, मतलब लास्ट रेन भी जो होता है वो यहीं पर होता है। ठीक है, पूरे भारत में वर्ष में या वर्षा ऋतु का समय काल समान नहीं है। यहाँ पर वर्षा ऋतु का समय दक्षिण से उत्तर तथा पूरब से पश्चिम की ओर घटता है। भारतीय उपमहाद्वीप का त्रिभुजाकार आकार मानसूनी पवनों को 2 शाखाओं में विभाजित करता है, अरब सागरीय शाखा तथा बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। दोनों दक्षिण उत्तर मानसून की शाखाएं भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा का कारण होती हैं। अगला चौथा है आपका शरद ऋतु या लौटते हुए मानसून की ऋतु। यह अक्टूबर तथा मानसून दुर्बल हो जाता है। जब अक्टूबर माह आता है तो मानसून क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, इसलिए वह लौटने लगता है। यह ऋतु गर्म वर्षा तथा शुष्क ऋतु के बीच संक्रमण का काल होती है। उत्तर पश्चिमी भारत में वायुदाब बढ़ने लगता है और वहाँ मानसून लौटने लगता है। हवा स्थल के सागर की ओर चलने लगती है। ठीक है, यह इसमें मानचित्र में भी आपका दिखाया गया है। ठीक है, लौटते समय मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है और यहाँ पवनें प्रायः चक्रवातों से जुड़ी होती हैं, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बनती हैं, जिसके कारण वहाँ पर चक्रवातें आती हैं ना, बाढ़ वगैरह आता है, बहुत सारे वहाँ पर नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, अगला इसमें है आपका वर्षा का विवरण। वर्षा के बारे में जानते हैं। तो वर्ष भर में वर्षा का विवरण कहीं भी समान रूप से नहीं होता है। यहाँ पर वर्षा का मात्रा सिर्फ एक मौसम से दूसरे मौसम में ही भिन्न नहीं होती, अपितु स्थान स्थान पर भिन्न होती है। वर्षा का मानक रेन गेज यंत्र द्वारा किया जाता है। तो जो वर्षा का मापन किया जाता है वो रेन गेज यंत्र द्वारा किया जाता है, जो वर्षा की मात्रा की दृष्टि से देश को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आपका है जैसे भारी वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक, भारी वर्षा के क्षेत्र जैसे जो हैं, जो पश्चिमी तट के ढलान, पश्चिमी तट के मैदानी तथा उत्तरी पूर्व भारत के अधिकांश के जो भाग होते हैं वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। वहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक होती है। ठीक है, जिसमें आपका मेघालय आता है। ठीक, मेघालय को बोला जाता है क्या, मेघों का घर बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर बारिश अधिक होती है, इसलिए उसको मेघों का घर बोला जाता है। विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान में एक है मेघालय, जो है वहाँ पर हमेशा वर्षा होता रहता है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। और मेघालय में मौसिन राम गाँव जो है, ठीक है, ये चेरापूंजी में है। ठीक है, ये विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, ये विश्व का जो है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, जिसको क्या बोला जाता है, मौसिन राम। ठीक, अगला है अधिक वर्षा के क्षेत्र। जैसे इसके अंतर्गत गंगा का मैदानी जो भारतीय प्रायद्वीप का उत्तरी पूर्वी भाग है, वो पूर्वी तट का भाग तथा हिमाचल प्रदेश क्षेत्र सम्मिलित है, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है। वर्षा का औसत यहाँ पर लगभग 100 से 120 सेंटीमीटर के लगभग होती है। ठीक है, ये इसमें आपका मानचित्र में भी बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि मध्य वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे भारत के जो अंतर्गत प्रायद्वीप पठार के आंतरिक भाग जो उत्तरी मैदान के उत्तर पश्चिम में सम्मिलित होते हैं, जहाँ पर वर्षा लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब मध्य वर्षा होती है। तो यहाँ पर मतलब कि न ज़्यादा कम, न ज़्यादा, न उससे कम ही होती है। ठीक है, मतलब मध्य में होती है। अब कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इनके अंतर्गत जैसे थार का रेगिस्तान जो आता है, जो थार का रेगिस्तान होता है, यहाँ पर बहुत ही कमी वर्षा होती है। कच्छ का रण और लद्दाख कश्मीर के भाग सम्मिलित है, जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत लगभग 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। ये ऐसे स्थान है जहाँ पर वर्षा क्या होता है, कम होता है। मानसूनों का प्रभाव क्या होता है, तो मानसून भारत को जलवायुवीय एकता प्रदान करते हैं। ये व्यक्तियों और उनके जीवन की प्रभावित करते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था अधिकांशतः किस पर आधारित है, जो हम लोगों की भारतीय अर्थव्यवस्था है वो किस पर है, किस पर ही आधारित है। भारतीय कृषि मानसून से इतनी अधिक प्रभावित है कि प्रायः इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है। मानसून का जुआ, क्योंकि भारत की जलवायु हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो इसी पर आधारित है। ठीक है।